Good morning, dear students. Myself Pankaj Maurya. Today we are going to discuss the next topic of the first chapter, that is improvement in yield. ठीक, इसके पहले आप लोगों ने क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ लिया था, इसमें खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में हमने बता दिया था और आपको पता होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स। ठीक है, देखिए इम्प्रूवमेंट मीन्स होता है सुधार और यील्ड्स मीन्स होता है उपज। ठीक है ना, उपज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम जो भी क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं उपज। और हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जो उपज है उसको प्राप्त करें, हम यील्ड को प्राप्त करें। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे जो हमारी उपज है, जो हमारा एम है खेती करने का, उसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकें, कैसे कम खेत में या फिर कैसे कम साधनों में हम ज़्यादा उपज ले सके, ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसकी मेन थ्री टेक्निक है, एग्रीकल्चर की मेन थ्री टेक्निक है, जिसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा मात्रा में यील्ड प्राप्त होगा। ठीक है, जिसमें पहला है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसको न्यूट्रिशन कैसे दें। आपको पता है कि चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उनके लाइफ को एक अच्छे ढंग से चलने के लिए, प्रॉपर ढंग से चलने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनको एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसमें जो है पहला चीज़ है वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, हम प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, खाद, ये सब देते हैं। इसके बाद किस टाइप का प्लांट है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो कितने हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है उनको पर्याप्त एक बैलेंस में मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उनके लिए नुकसानदायक होगा और कम होगा फिर भी नुकसानदायक होगा, तो इसलिए उनको एक बैलेंस डाइट देते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है सिंचाई की, इरिगेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि प्लांट बॉडी को जो पानी है, ठीक है, वो पानी वो जड़ के द्वारा सॉइल से लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल में अगर पानी की कमी है तो हम उसे सिंचाई द्वारा कंप्लीट करते हैं, सिंचाई द्वारा उसको पानी हम पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आपका होता है क्रॉपिंग पैटर्न का। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमको तो उपज लेना है ज़्यादा मात्रा में, हमको ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा लेना है, तो हम ऐसा करते हैं कि मिक्सड क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक ही खेत है और उस खेत में हमने कोई एक फसल लगाया है तो उसके साथ एक और फसल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि दो प्रकार की फसल हो जाती है। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट या कोई भी दूसरा फैक्टर आता है तो दोनों को प्रभावित नहीं कर पाता, एक फसल की अच्छी उत्पादन होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ के साथ साथ हम उसमें सरसों भी लगा देते हैं कभी कभी, और उसमें मटर भी डाल देते हैं, तो ये मिक्सड क्रॉपिंग हो गया। ठीक है, और इसी का क्रॉपिंग पैटर्न का भी एक और एग्जाम्पल है कि इंटर क्रॉपिंग मतलब एक ही फील्ड में हम दो टाइप की अलग अलग की फसल लगाते हैं और बड़ी मात्रा में लगाते हैं, उसे हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और है, जैसे कि जो फसल है ना उसको टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि हम जो फसल है उसको बदल के, जो क्रॉप है ना उनको बदल के लगाते हैं। एक सीजन में ये लगाए, दूसरे सीजन में वो लगाए, इसके बाद मतलब कंटिन्यू वही फसल नहीं लगाते, जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और जो इंसेक्ट हैं, हर्बिसाइड्स हैं,
ठीक है। इंसेक्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक फसल के लिए ही हानिकारक होते हैं, और जब हम डिफरेंट टाइप की जब फसल हम लगाते हैं तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कोई कोई एक खरपतवार है, जैसे हर्बीवोरस है, ठीक है, तो वो नुकसान कर रहा है अगर, तो किसी एक प्लांट के लिए नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप के प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉप है वो ज़्यादा मात्रा में हमको उससे यील्ड प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ हमने पहला टॉपिक पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, और देखिए हम जो क्रॉप हैं उनके प्रोडक्शन के लिए या फिर उनके हाई यील्ड प्राप्त करने के लिए दूसरा पैटर्न क्या करते हैं, दूसरा है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में मतलब ये है कि हाइब्रिड सीड का हम यूज करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड सीड का हम यूज करते हैं, क्योंकि इससे कि जो क्लाइमेट है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और कोई एक टाइप का जब कोई एक टाइप का जो क्रॉप होता है उसमें कोई एक ही विशेषता होती है, लेकिन जब उसको हम हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें कई टाइप की विशेषता डाल देते हैं, जिससे कि वो ख़राब मौसम या फिर कह लीजिए कि कम पानी में और मतलब जो सुटेबल कंडीशन नहीं रहेगा, फिर भी वो ज़्यादा मात्रा में यील्ड देगा, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देगा। इसलिए हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें नए नए सीड के हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब कि जैसे कि दो सीड हो गए उनका क्रॉस कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीड ए हो गया, एक सीड ए हो गया, ठीक है, और दोनों में एक एक प्रॉपर्टीज है, तो हम जब हाइब्रिड बनाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों को एक मिलाकर हाइब्रिड बना देंगे, तो ये दोनों का गुण इसमें रहेगा, तो कितना भी खराब कंडीशन रहेगा फिर भी वो हाई यील्ड देगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि रोग सब में लगते हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फसल कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रोग हैं, रोगों से लड़ने के लिए हम प्लांट को तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम फसल लगा दिए तो वहाँ पे भी घास, डिफरेंट टाइप की घास आएंगी जो कि उनको नुकसान पहुँचाएंगी, तो उसके लिए हम हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। खरपतवार नाशक ये होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं, तो सिलेक्टिव होते हैं कि अगर वो धान के लिए है तो धान को छोड़कर बाकी जितने भी अनवांटेड प्लांट हैं उनको वो नष्ट कर देगा। इसके बाद हम पेस्टिसाइड का हम यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट मतलब जो फंजाई है, पेस्ट का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई है, अगर वहाँ पे प्लांट में अगर डिजीज उसकी वजह से हो रहा है तो वो उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो इंसेक्ट जो हैं मर जाते हैं। जिससे तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तीनों टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी क्रॉप है उसका हाई यील्ड हमको प्राप्त होगा, हमको ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पहला वाला टॉपिक। ठीक है, ये क्या होता है, अब देखिए इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। ठीक है, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर इंगेज अबाउट 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे देश की हमारे देश की जो 70% आबादी है या फिर 70% जो जनता है वो कृषि कार्य करती है, मतलब एग्रीकल्चर करती है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव के ज़्यादातर सब लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत की 70% आबादी जो है वो कृषि कार्य करती है। ठीक है, और दूसरी बात हमारे देश का देखिए जो जीडीपी है या फिर जीएनपी है, जीएनपी मतलब होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, या फिर इसे दूसरी भाषा में भी कहते हैं जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक इससे हम मापते हैं किसी देश की आय क्या है। ठीक है, तो हमारे देश की जो आय है, हमारे देश की जितनी भी आय है उसका 40% हिस्सा हमको कृषि से प्राप्त होता है, मतलब खेती बाड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे यहाँ जो फार्मर है, ठीक है, फिर हमारे यहाँ जो खेती होती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड होती है। पहला अपॉन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कि मतलब खेत कितना ज़्यादा है, मतलब फिर खेत कितना है। ठीक है, भूमि कितनी है, क्योंकि खेती भूमि पे होगी, तो भूमि कितना है ये निर्भर करता है। फिर एजुकेशन,
शिक्षा तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हमको कौन सा बीज कब कैसे यूज करना है, मतलब इसके पास आपके पास स्किल होनी चाहिए, शिक्षा एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, और इसके बाद फाइनेंशियल मतलब वित्तीय पैसा, मतलब पैसा भी उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अब खाद पानी सिंचाई और इंसेक्टिसाइड, ये जो कीटनाशक ये सब प्रयोग करते हैं, जो मशीनरी का यूज करते हैं, इसमें पैसा तो लगेगा, तो उनके पास पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें प्रभावित करती हैं खेती को। ठीक है, अब देखिए, द प्रोडक्शन प्रैक्टिस इंक्लूड नो कास्ट प्रोडक्शन, लो कास्ट प्रोडक्शन एंड हाई कास्ट प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन प्रैक्टिस है, जो फार्मर्स का प्रोडक्शन प्रैक्टिस है, वो 3 टाइप का होता है: नो कास्ट प्रोडक्शन, लो कास्ट प्रोडक्शन और हाई कास्ट प्रोडक्शन। नो कास्ट का मतलब है जिसमें कि हम कुछ भी व्यय न करें, कुछ भी खर्चा ना करें, एकदम पुरानी पद्धति से खेती बाड़ी करें, वही मतलब जो अगले साल हुआ था अनाज उसको रखे रहें, उससे नर्सरी तैयार करें, उसी का हम बीज बो दें। ठीक है, और ऐसे बैल से खेती बाड़ी करें, और फिर मतलब खाद उद न डालें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, मतलब इसमें कुछ भी खर्चा ना आए, उसे नो प्रोडक्शन, नो कास्ट प्रोडक्शन कहते हैं। लो कास्ट मतलब जो मिडिल वाले फैमिली होती हैं, मिडिल फार्मर्स होते हैं, वे सब लो कास्ट, मतलब थोड़ा बहुत पैसे का यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो लो कास्ट प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, इनमें प्रोडक्शन कम होगा, आपको पता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड, इसमें बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिड सीड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कीटनाशक इन सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उत्पादन कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन इसके बाद नंबर आता है हाई कास्ट प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हमेशा हम हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं और सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, खाद इंसेक्टिसाइड सब का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो हाई कास्ट प्रोडक्शन जो होता है वो, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड हाई यील्ड वेराइटीज, उसमें हमेशा हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होता है, बहुत अच्छी तकनीक का यूज करते हैं हम। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मशीन और इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं, हार्वेस्टर और सब, मतलब जो मशीनें हैं उन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो जाहिर सी बात है, ये जो ये जो हाई कास्ट प्रोडक्शन है, ये सब बड़े किसान करेंगे, जिनके पास काफ़ी संपत्ति होगी, वो सब इस सब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू कंट्रोलिंग दी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है इरिगेशन। ठीक है, तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। ठीक है ना, देखिए, न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप जानते होंगे, पोषण। ठीक है ना, कि चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उसके प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए हम प्लांट में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है, इसमें हम कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स। ठीक है, देखिए, जो क्रॉप है सबका, मतलब कोई भी क्रॉप हो, कोई प्लांट ही होता है, तो सबका एक निश्चित रिक्वायरमेंट होता है कि हम कितनी मात्रा में उसका, कितने अमाउंट में और कब हमको न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स जो है उनका यूज करना है, उनको कब प्लांट को देना है। ठीक है, एक निश्चित अमाउंट भी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो टॉक्सिक होगा प्लांट के लिए वो बहुत खतरनाक होगा, प्लांट उससे डेड कर सकता है अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन भी अगर उसको मिल गया तो। ठीक है, इसके बाद टाइमिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक विशेष टाइमिंग पे हम प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जब वो फलने फूलने लगे उस समय, या फिर जब ग्रोथ हो रहा हो। और सिलेक्शन, हाँ, और सिलेक्शन मतलब इस सब चीज़ों का सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट आल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग दियर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग दियर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ही जैसा प्लांट में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो तो होता है, वो प्लांट के स्ट्रक्चर, ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस। स्ट्रक्चर मतलब उसके शरीर की बनावट, और मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। देखिए, मेटाबॉलिज्म से ही शरीर का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो यहीं से उसको ऑब्टेन होता है। दिस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो इनऑर्गेनिक
एलिमेंट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट्स बाय एयर वाटर एंड सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, एयर, वाटर या सॉइल से। ठीक है ना, आपने देखे होंगे कभी कभी हम जैसे दवा ववा छिड़कते हैं, ठीक है, तो कैसे टॉनिक छिड़कते हैं तो एयर में स्प्रे वाली मशीन होती है उससे छिड़क देते हैं। ठीक है, और फिर कभी वाटर के साथ मिला के डाल देते हैं। ठीक है, और कभी सॉइल में खाद डाल देते हैं तो वहाँ से न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए देयर आर अबाउट 40 एलिमेंट्स फाउंड इन द प्लांट एज। देखिए जब हम प्लांट होता है, ठीक है, तो प्लांट को जब जलाते हैं फिर और उसकी जो राख है उससे जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको कितने 40 एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं ना। तो ऐसे पता चलता है कि इनमें 40 एलिमेंट्स होते हैं प्लांट में। ठीक है ना, लेकिन ओनली 16 जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। ठीक है, टोटल तो अगर उनके ग्रास पूरे बॉडी का अगर हम वो करें तो उसमें 40 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स आर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, अब देखिए आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये जो 16 हैं इसमें से जो 3 हैं, ठीक है, और उसमें से जो 2 हैं, 2 एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एयर से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हवा से डायरेक्टली ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है H2O है वाटर से ले लेते हैं। H2O में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, वहाँ से वाटर ले लेते हैं, हाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं। और रिमेनिंग जो 13 एलिमेंट हैं वे सॉइल द्वारा सप्लाइड होते हैं। बाकी के जो 13 एलिमेंट हैं वो देज 13 एलिमेंट्स आर मिनरल्स। ये मिनरल्स होते हैं मतलब खनिज होते हैं। और मिनरल्स इज ए सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइनिंग खनने से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स आपको पता होगा, क्लास 8 में हम बताए थे ना, मेटल्स मिनरल्स साइंस में, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट दियर सोर्स टाइप एंड एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब देखिए सोर्स एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, एयर से। और कौन से टाइप के हैं, माइक्रो। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो दो होते हैं, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता हो, और माइक्रो का मतलब जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता हो। जैसे जिंक उंक क्या है, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये सब जो है इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, माइक्रो, मतलब ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन होता है, वाटर से। ठीक है, और सॉइल से क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। सॉरी, जो हम माइक्रो बोल रहे थे वो जिंक नहीं होता है और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जो माइक्रो होते हैं। ये जिंक भी माइक्रो ही होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया, और इसके आगे अब हम आप लोगों को कल बताएंगे टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और बाकी जो है मिनरल रिप्लेसमेंट, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इसको फिर से समझिए।